नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी हाइलाइट्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर हीरो फिल्म साइकोकिनेसिस के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रूमी है, जो यूनिवर्सिटी जाने के बजाय एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चलाती है। अपने पिता के छोड़कर जाने के बाद वह अपनी मां का सहारा बनी। उनकी मां को गुजारा करने के लिए मेट्रो में हेयर क्लिपर तक बेचने पड़े। एक रात जब रूमी अपने रेस्टोरेंट में सो रही होती है, तभी हेलमेट पहने कुछ गुंडे खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वह तुरंत अपने दोस्त को फोन करती है, जो उसे बताता है कि ये लोग पहले ही दूसरे दुकानों पर हमला कर चुके हैं और वह जल्द ही उसकी मदद के लिए आएगा। गुंडे दुकान तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और जब रूमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वे उसे बाहर फेंक देते हैं। उसकी मां उसे बचाने आती है, लेकिन गुंडे उन्हें गाड़ी से बाहर घसीटते हैं और संघर्ष के दौरान उनका सिर फुटपाथ से टकरा जाता है। रूमी दौड़कर अपनी मां के पास जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह अब सांस नहीं ले रही होती। अस्पताल में रूमी और उसके दोस्त बेचैनी से इंतजार करते हैं, लेकिन तभी हार्ट मॉनिटर की बीप बजती है। उसकी मां की मौत हो चुकी थी। मरने से पहले उनकी आंखों से एक आंसू निकलता है। उसी वक्त अचानक एक उल्कापिंड मीटियोराइट पास में गिरता है, जिससे एक अजीब सा तरल पदार्थ जमीन में रिस कर पानी की सप्लाई में मिल जाता है। इधर ह्यून नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड अनजाने में वही दूषित पानी पी लेता है। उसे अजीब महसूस होता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। ह्यून थोड़ा शरारती किस्म का आदमी है। वह एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है और अक्सर कंपनी से चोरी करता रहता है। वह सफाई कर्मचारी महिला से फ्लर्ट करता है और उसे चुराए हुए सामान में से कुछ चीजें देता है। बाद में वह रात में शराब पीने जाता है और अचानक अपने पेट में तेज दर्द महसूस करता है। वह दर्द से तड़पता है और अनजाने में अपनी नई शक्तियों से मेजों को हिला देता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता। वह घर जाकर सो जाता है। जब वह सिगरेट जलाने के लिए लाइटर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो लाइटर खुद ही उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। इससे पहले कि वह इस सब को समझ सके, उसे अपनी बेटी का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उसकी मां का निधन हो गया है। ह्यून अंतिम संस्कार में पहुंचता है और अपनी बेटी को देखकर उसे पहचानने में भी मुश्किल होती है। वे बैठकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में साफ तौर पर दूरी नजर आती है। जो लोग रूमी की मां की मौत के लिए जिम्मेदार थे, वे भी शोक प्रकट करने के लिए आते हैं। रूमी गुस्से में उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन ठीक झगड़ा शुरू होने से पहले रूमी का बॉयफ्रेंड आकर दोनों पक्षों को रोक देता है और कहता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए। वे रूमी को कुछ पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन गुस्से में वह पैसे उनके ऊपर फेंक देती है। रूमी का बॉयफ्रेंड ह्यून से मिलता है, खुद को उसके पिता से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे रेस्टोरेंट ले जाकर पूरी स्थिति के बारे में समझाता है। वह बताता है कि एक बड़ी कंपनी इस इलाके को फिर से विकसित करना चाहती है और सभी किराएदारों को निकालने के लिए सरकारी परमिट ले चुकी है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे और वे उचित मुआवजा मिले बिना यहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर मिंग नाम के एक आदमी की अगुवाई में गुंडों को जबरदस्ती लोगों को बेदखल करने के लिए हायर किया गया है। ह्यून बॉयफ्रेंड से पूछता है कि वह उनकी मदद क्यों कर रहा है और उसका रूमी के साथ क्या रिश्ता है। वह हकलाते हुए जवाब देता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। ह्यून उसे सलाह देता है कि अगर वह रिश्ते को लेकर निश्चित नहीं है तो रूमी को झूठी उम्मीदें न दे। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। रास्ते में वह अपनी बेटी की पुरानी यादों में खो जाता है और गुस्से में हवा में मुक्का मारता है। अचानक पास के सारे सामान भी उसी दिशा में उड़ने लगते हैं। ह्यून घबराकर तेजी से घर भागता है और अपनी शक्तियों को आजमाने लगता है। कुछ ही देर में वह कई चीजों को हवा में तैराने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह वह जल्दी काम पर पहुंचता है और अपने बॉस से पूछता है कि एक जादूगर कितने पैसे कमा सकता है। जवाब उसके अनुमान से कहीं ज्यादा होता है। रूमी और बाकी दुकानदारों ने उसकी मां को श्रद्धांजलि दी और फिर वे सभी बैरिकेड लगे मॉल में इकट्ठा होते हैं ताकि बेदखली के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन ह्योन उन्हें चेतावनी देता है
कि यह बहुत खतरनाक है और वे बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसकी बेटी उसे वहां से चले जाने के लिए कह देती है। इसके बाद ह्यून एक शो प्रोडक्शन कंपनी में जाता है और बॉस को उसे जादूगर के रूप में हायर करने के लिए मना लेता है। वह रूमी को अच्छी खबर देने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी फोन नहीं उठाती। वह वापस प्लाजा जाता है जहां वह रूमी से अकेले में बात करने के लिए कहता है। वह कई बार अपनी बेटी के सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी प्रभावित नहीं होती। इसके बजाय वह अपने पिता से नाराज और निराश हो जाती है और उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उन्हें इस कठिन परिस्थिति में छोड़ दिया। ह्योन समझाता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि उस पर भारी कर्ज था और वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार इससे पीड़ित हो। रूमी अपने पिता को वहां से जाने के लिए कहती है और उन पर कायर होने और अपने परिवार के लिए कभी न लड़ने का आरोप लगाती है। जैसे ही ह्योन सड़क पर चलता है, वह कई कारों को प्लाजा की ओर जाते हुए देखता है और उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत वापस दौड़ता है और देखता है कि गुंडे दुकान मालिकों से लड़ रहे हैं। एक आदमी उसकी ओर भागता है और गलती से ह्योन अपनी शक्ति का उपयोग कर उसे हरा देता है। इसके बाद वह कई गुंडों को इधर उधर फेंक कर उन्हें हरा देता है। सबसे मजेदार पल तब आता है जब वह एक आदमी को पकड़कर उसे इस तरह नचाता है जैसे वह सर्कस में हो। मिस्टर मिन के दाहिने हाथ का आदमी इस मौके का फायदा उठाकर ह्योन की शक्तियों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और ह्योन को अपनी शक्तियां छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और मिस्टर मिन अधिकारी को अपना वीडियो दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मजेदार बात यह होती है कि ह्योन की शक्तियों की वजह से वीडियो में ऐसा लगता है जैसे गुंडे सब कुछ नकली कर रहे थे। अधिकारी के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वह दोनों पक्षों को वहां से जाने के लिए कह देता है। रात में ह्योन एक ढेर सारी कबाड़ की धातु लाकर गली के एंट्रेंस पर बैरिकेड बना देता है ताकि गुंडे अंदर ना आ सके। लेकिन कमाल है, जिस तरह से वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसे गंभीरता से लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका अंदाज देखकर तो रूमी का बॉयफ्रेंड भी थोड़ा डर जाता है, जैसे कि वह सोच रहा हो कि उसका होने वाला ससुर क्या कर रहा है। मिस्टर मिन के कुछ गुंडे इतने डर जाते हैं कि वे बेदखली जारी रखने से मना कर देते हैं और अपनी नौकरी छोड़ने की बात करने लगते हैं। उसी समय ह्योन को कंपनी के डायरेक्टर से मीटिंग के लिए फोन आता है। रूमी भी धीरे धीरे अपने पिता को स्वीकार करने लगती है, खासकर जब वह देखती है कि उसके दोस्त ह्योन को हीरो की तरह देख रहे हैं। वे सभी साथ बैठकर लंच करते हैं और रूमी अपने पिता की सेहत को लेकर चिंता जताती है, खासकर उनकी शक्ति के इस्तेमाल को देखकर। लेकिन ह्योन उसे आश्वस्त करता है कि वह बिल्कुल ठीक है। उधर मिस्टर मिन कंपनी के डायरेक्टर से लंच पर मिलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वे चौंक जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर एक खूबसूरत महिला होती है। पर उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लंच से पहले ही उनकी पिटाई हो जाएगी और उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली जाएगी ताकि बाद में कोई चाल न चल सके। डायरेक्टर उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम देती है कि वे किराएदारों को बेदखल करें और इस काम को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाती है। कुछ पुलिस अफसर ह्योन को गिरफ्तार करने आ जाते हैं। आरोप यह होता है कि उसने अपने सिक्योरिटी जॉब से कैंडीज चुराई थी। वे उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसी दौरान रूमी के बॉयफ्रेंड को एक फोन कॉल आता है। एक आदमी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, यह कबूल करते हुए कि उसने रूमी की मां की हत्या की थी। लेकिन असल में यह सब डायरेक्टर की एक चाल थी ताकि असली गुनहगार बच सके और यह आदमी सिर्फ एक बलि का बकरा बने। रूमी का बॉयफ्रेंड मिस्टर मिन के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ खाली पड़ा होता है। उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी बंद कर दी थी और एक नई कंपनी खोल ली थी ताकि रूमी की मां से जुड़ी नेगेटिव इमेज से बच सके। यह सब देखकर रूमी निराश हो जाती है, क्योंकि साफ था कि उन्होंने ये जंग हार ली है। इसी बीच डायरेक्टर पुलिस स्टेशन में ह्योन से मिलने आती है और उसे 2 ऑप्शन देती है। पहला, वह खुद को दोषी मानकर अपनी जिंदगी अपराधी की तरह गुजारे, या दूसरा, वह उसकी कंपनी के लिए काम करे और बेदखली इविक्शन में उसका साथ दे।
फैसला लेने के लिए वह हियोन को अपना बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस की एक बड़ी टीम बुलडोजर और खुदाई मशीनों एक्सकवेटर्स के साथ प्लाजा की बैरिकेड्स तोड़ने आ जाती है। दुकान मालिक अपनी जगह बचाने के लिए मोलोटोव कॉकटेल फेंकते हैं, लेकिन असर कम ही होता है। इसी अफरा तफरी में मिस्टर किम एक गिरी हुई इमारत के नीचे फंस जाता है और रूमी उसे बचाने की कोशिश करती है। आखिरकार दोनों किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन तभी गलती से बम फट जाता है। रूमी का बॉयफ्रेंड उसे फोन करके छत पर भागने और पास की बिल्डिंग में कूदने को कहता है। वहीं पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बैठा हियोन चोरी से एक पुलिस अफसर का फोन उठा लेता है और खबर देखता है। जब उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी खतरे में है, तो वह गुस्से में लॉकअप का दरवाजा तोड़ देता है और बाहर उड़कर निकल जाता है। फिर वह डायरेक्टर की कार को कुचल देता है और सीधा प्लाजा की तरफ उड़ जाता है। हियोन को अपनी ताकत पर काबू पाने में कुछ दिक्कत होती है और अपनी बेटी तक पहुंचने की जल्दी में वह शहर में भारी तबाही मचा देता है। वह इमारतें तोड़ता है, कारों को कुचलता है और रास्ते में कई लोगों को डरा देता है। इधर जब दुकान मालिक छत की ओर भाग रहे होते हैं, मिस्टर किम रेलिंग के किनारे धकेल दिए जाते हैं। वह नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि हियोन उन्हें पकड़ लेता है और सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इसके बाद वह एक पुलिस से भरी इमारत में घुस जाता है और पुलिस वालों को ऐसे फेंकता है जैसे वे कपड़े की गुड़ियां हों। आखिरी बचा हुआ पुलिस वाला रहम की भीख मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सैलरी इतनी मार खाने लायक नहीं है। पुलिस छत पर पहुंचती है और रूमी को पकड़ लेती है। वे सभी को अपनी लाठियों से पीटने लगते हैं। हियोन वहां पहुंचता है और सभी बदमाशों को बुरी तरह से धुन देता है। इसी अफरा तफरी में रूमी को ले जा रहा कंटेनर गिरने लगता है और वह मौत के करीब पहुंच जाती है। हियोन इसे देखता है और तुरंत कंटेनर को छत की ओर खींच लेता है। रूमी लड़खड़ाकर गिरती है, लेकिन हियोनन आखिरी पल में उसे पकड़ लेता है। फिर हियोनन अपनी बेटी को छत पर सुरक्षित रखता है और उससे विदाई लेता है। इसके बाद वह पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन हथकड़ी पहनने से पहले वह मिस्टर मिन को शानदार अंदाज में बेहोश कर देता है। 4 साल बाद हियोन जेल से रिहा होता है और रूमी के बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है। वह बताता है कि वे दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। प्लाजा को ढा दिया गया था, लेकिन बढ़ती कीमतों और कंपनी के भ्रष्टाचार के कारण वहां कोई निर्माण शुरू नहीं हुआ। फिर वे रूमी की नई दुकान पर पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे ग्राहक हैं। रूमी अपने पिता को देखती है और कुछ पल की झिझक के बाद उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हुए वेटर का काम करने के लिए कहती है। हियोन अपनी शक्तियों का उपयोग करके ग्राहकों तक बियर को हवा में उड़ाकर पहुंचाता है और गर्व से चिल्लाता है कि वह अब भी वही पुराना हियोनन है। अंत में हम देखते हैं कि रूमी ने अपनी नई दुकान का नाम अपने पिता के नाम पर रखा है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी? कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।